देखिए अभी हम आपको बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपका पूरा तरह से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और जो भी ऑब्जेक्टिव अभी बताएंगे सब के सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है और यह जो ऑब्जेक्टिव है पूरा पूरा जैव प्रक्रम तथा पोषण पाठ से, यानी कि बायोलॉजी का पहला पार्ट से। देखिए प्रश्न है, पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तों में, पेड़ पौधा के पत्तों में होता है वाष्पोत्सर्जन। अब यदि कोई कहे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है तो पत्ता के द्वारा जो वह जल भाप बन करके उड़ता है, वाष्प बन करके उड़ता है, उसी क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब आगे देखिए, आगे है प्रश्न, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए अनिवार्य है कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए सभी जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये भी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में होते हैं। श्वसन जितना प्राणी है सब में अनिवार्य होता है, श्वसन के बिना कोई भी प्राणी नहीं रह सकता है। तो इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कौन सी क्रिया कौन सी क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है, कहिएगा श्वसन। आगे देखिए, आगे है प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल या पर्णहरित या हरित लवक जो कि पत्तों में होता है। पत्ता का रंग पता होगा कि हरा होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। यदि आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है तो कहेगा मैग्नीशियम। अब आगे देखिए, आगे है मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। यदि इसके बारे में चर्चा करें तो मनुष्य का जो हृदय होता है जिसको कि दिल कहते हैं अपने भाषा में, उसमें 4 व्यस्म होते हैं। कितने व्यस्म होते हैं? 4 व्यस्म, जिसको कि कोष्ठक भी बोलते हैं, जिसमें होता है आलिंद, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है, 2 आलिंद 2 निलय, 4 व्यस्म होते हैं। अब आगे देखिए, आगे है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्माण होता है वहां पर ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। तो इसलिए आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्माण होता है किसका, या प्राप्ति होता है क्या चीज? ग्लूकोज। अब आगे देखिए, आगे है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य को हम लोग मछली बोलते हैं घरेलू भाषा में, मछली बोले या मत्स्य बोले वही समझिएगा। मत्स्य का जो श्वसन अंग होता है वह होता है गिल्स, जिसको कि हम लोग गलफरा भी बोलते हैं। तो गिल्स के द्वारा मछली श्वसन करते हैं। फिर आगे देखिए है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल आपको पता होगा कि क्लोरोफिल के कारण से ही पत्ता का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण से पत्ता का रंग क्या होता है? हरा। यदि आपसे पूछे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है तो कहिएगा हरा। अब देखिए, आगे है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? कवक में पोषण के बारे में यदि चर्चा करें तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण की क्रिया हरे पेड़ पौधे में होते हैं, जबकि परपोषण की क्रिया अन्य जीव जंतुओं में होते हैं। और परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। फिर से सुनिए, सिर्फ बोले कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसी में एक क्वालिटी है जिसका नाम है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण गोबर छत्ता तो आप लोग देखे ही होंगे, गोबर छत्ता में भी मृतजीवी पोषण ही पाया जाता है। अब आगे है रक्त क्या है? देखिए रक्त के बारे में चर्चा करें तो रक्त जो जिसको कि हम लोग खून कहते हैं वह तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक, तरल का मतलब बहने वाला उत्तक है। आप यदि हाथ को काटते हैं या आपका कहीं कोई अंग कट जाता है, उससे जो खून निकलेगा वो आसानी से बह जाएगा, तो वह तरल पदार्थ हुआ। और यह जो बना है
कई सारे छोटे छोटे कोशिकाओं का बना है और कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो यदि कोई पूछे रक्त क्या है, कहिएगा उत्तक है। अब आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। देखिए उत्सर्जी अंग क्या होता है, जो कि अशुद्धि पदार्थों को छानने का काम करता है, अशुद्धि पदार्थों को यानी कि बेकार पदार्थों को छानने का काम करता है, उसी को कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो विरिक्य, जिसको कि हम लोग किडनी कहते हैं, विरिक्य या किडनी का काम है रक्त को एक तरह से शुद्ध या रक्त से अशुद्धि को छान लेना। तो विरिक्य या किडनी है उत्सर्जी अंग। अब आगे देखिए, आगे है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। सोचिए, सांस श्वसन लिए फिर ऐसे छोड़े, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, श्वसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आगे है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि आपसे कोई पूछे रक्त में आयरन अर्थात लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। इसलिए कोशिश करना चाहिए आप लोगों को कि रक्त में आयरन की कमी ना हो। और रक्त में आयरन की कमी तब होने लगता है जब हम लोग हरे साग सब्जी का सेवन कम कर देते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो आयरन मिलता है, कि लोहा प्राप्त होता है मनुष्य के शरीर को, वह मुख्य रूप से हरे साग सब्जियों से। अब यह नहीं सोचिएगा कि घर बनाने वाला लोहा, यह लोहा वह लोहा है जो शरीर के लिए उपयोगी होता है। और यह जिसे आयरन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके कमी से एनीमिया रोग होता है, यह लोहा घर बनाने वाला नहीं बल्कि हरे साग सब्जियों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा एनीमियम के कारण से और आयरन के कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर आगे है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप बोलते हैं पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं, पादप। और आप लोग शायद पढ़े होंगे कि जल का परिवहन जो करता है उसी को कहते हैं जाइलम। जाइलम का काम है जल का परिवहन करना, जबकि फ्लोएम का काम है पत्तों में बने हुए भोज्य पदार्थ को विभिन्न अंगों में पहुंचाना। तो यहाँ पर है कि पादप में यानी पेड़ पौधे में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल का वहन के लिए, जल का वहन के लिए यानी कि जल का परिवहन के लिए। अब देखिए आगे है कुटपात किसमें पाया जाता है। तो कुटपात पाया जाता है अमीबों में। किसमें, अमीबों में। आप लोगों को पता होगा कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, किसी भी तरह से बना दीजिए वो अमीबा बन जाएगा, किसी भी तरह से हाथ चले वह अमीबा बनेगा। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, जब भी उसके आगे कहीं भोजन दिखता है तो कुटपात के द्वारा पकड़ लेते हैं और पकड़ करके कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। इधर दिखेगा ना तो इधर कुटपात के द्वारा उसे घेर लेगा। तो कुटपात किसमें पाया जाता है, यदि आप पूछे तो कहिएगा अमीबों में। अब देखिए आगे है प्रश्न, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है, संतुलन का मतलब एक तरह से स्वच्छ जो बना रहता है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के कारण से। किसके कारण से, प्रकाश संश्लेषण के कारण से। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं ना, कि ऑक्सीजन को बर्बाद करते हैं, जबकि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आबाद करते हैं कि उसे शुद्ध करता है। तो याद रखिएगा यदि आपसे पूछे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो कहिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर आगे देखिए, आगे है प्रश्न, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा पत्ता का जो निचला भाग होता है, पत्ता का निचला भाग यह है पत्ता, और पत्ता के निचले भाग में रंध्र होता है और उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो यदि कोई पूछे कि स्टोमाटा किसमें पाया जाता है तो कहिएगा पत्तों में। किसमें, पत्तों में या पत्तियों में। पत्तों के समूह को कहते हैं पत्तियों। अब आगे है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग है, जो प्रकाश को खींचेगा उसी को कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। और प्रकाश संश्लेषी अंग आपका पत्ता है और यह पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अब आगे है
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी के लिए, स्वपोषी तो है पेड़ पौधा, उसके लिए आवश्यक क्या है? तो याद रखिएगा, उसके लिए आवश्यक आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। इनमें से सभी हो जाएगा उस उत्तर। पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं ना, पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए उसको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। यदि इसमें चर्चा करें तो क्लोरोफिल तो पेड़ पौधे के पत्तों में पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करता है और जल ग्रहण कर लेता है जमीन से, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से। अब आगे देखिए, आगे है जठर ग्रंथियों कहां पाई जाती है? याद रखिएगा, जठर ग्रंथि या आमाशय में पाया जाता है, जिसको हम पेट कहते हैं। पता है आप लोगों को, पहले हम बताए थे, या ऊपर है ग्रास नली, ग्रास नली से नीचे होता है पेट, और मनुष्य का पेट में ही होता है जठर ग्रंथि, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, म्यूकस का इत्यादि का निर्माण करता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जठर ग्रंथि कहां पाए जाते हैं, तो कहिएगा अमाशय में। फिर आगे है प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और यह सब प्रकाश नहीं सोचेगा, लाइट वाला नहीं, ये जो गांव घर में जलाते हैं बल्ब लगा करके। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा किया जाए तो पेड़ पौधों में होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होता है। अब कहिएगा रात में काहे ना नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि रात में सूर्य पाया नहीं जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में हमेशा होता है। कब? दिन में। अब आगे देखिए, आगे है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे, जाइलम का काम है जल ले जाना, और फ्लोएम का काम है पत्तों में बने भोज्य पदार्थों का परिवहन विभिन्न अंगों में करना। तो प्रश्न की पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? तो भोजन के परिवहन के लिए। अब आगे देखिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? कहिएगा रक्त में ऐसा होता है, क्या होता है बॉस? आप लोग देखे होंगे कभी कभी, यदि जख्म हो जाए ना, या फिर मान लीजिए अभी कहीं स्क्रेचिंग हुआ, कहीं पर इस तरह से घिसिया गया, तो हल्का हल्का दिखिएगा पीला टाइप का कुछ चिपचिपा द्रव वहां जमेगा, और उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आप लोग पढ़े होंगे, पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और पदार्थ के ही चौथा अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ के चौथा अवस्था क्या है? या चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा, जो कि हल्के पीले रंग के होते हैं। अब आगे देखिए, आगे है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। यकृत या लीवर, जो कि पढ़े होंगे आप लोग, पित्त का निर्माण करता है। अब आगे देखिए, आगे है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में, और हरे पेड़ पौधे को सोचिए क्या नहीं चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्लोरोफिल की सौर प्रकाश की जल। देखिए, यदि इसके बारे में चर्चा करें तो पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं उसको तो उस स्थिति में जल चाहिए ही। भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे को जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जिसको कि सौर प्रकाश यहाँ पर लिखा गया है। क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन ऑक्सीजन का उससे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपसे पूछे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो कहिएगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करता है, बल्कि CO2 ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है, त्याग कर देता है। अब आगे देखिए, आगे है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु। अब कहिएगा रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु क्या है? जब मेरा कभी भी हाथ या कोई अंग कटता है ना, देखिएगा धीरे धीरे वहां पर रक्त थक्का हो जाता है। थक्का अपने से नहीं होता, उसको बनाता है कौन? रक्त पट्टिकाणु। अब कहिएगा सर थक्का बनेगा तो और परेशानी है। नहीं सरकार, यदि नहीं थक्का बना तो दिन भर निकलते रहेगा रक्त, और थक्का बनने के बाद वहां जम जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी इस तरह से जम जाता है, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में खट्टी क्या क्या बोलते हैं। उसको ऐसे जैसे ना छोड़ करके हटकाइएगा ना, फिर खून चालू हो जाएगा, फिर तभी बंद होगा जब वहां जमेगा। तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है पट्टिकाणु।
या रक्त बिंबाणु। अब देखिए आगे है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, शुरू होता है मुख गुहा से और पाचन की क्रिया पूरा तरह से पूर्ण हो जाती है छोटी आंत में आकर के। किस आंत में आकर के? छोटी आंत में आकर के। अब आगे देखिए, आगे है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क बोला जाता है एकदम से स्वस्थ मनुष्य। तो एक वयस्क मनुष्य जो होते हैं, एक वयस्क कह सकते हैं, थोड़ा एज वाला होना चाहिए। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर, या वयस्क का मतलब यह नहीं सोचेगा कि एक बच्चा, एक वयस्क का मतलब एक तरह से 25-30 वर्ष का होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। जबकि दांत के बारे में चर्चा करें तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्तनक, भेदक, अग्रचर्वनक और चर्वनक होता है। तो दांत कितने होते हैं स्वस्थ व्यक्ति में? 32, और जबकि दांत होता है 4 प्रकार के। अब आगे है, स्वाद कलियों पाई जाती है। देखिए आप लोगों को यह पता होगा कि मनुष्य में जो भोजन का पाचन शुरू होता है वह मुख से, और मुख में पाया जाता है जीभ। मुख में क्या पाया जाता है? जीभ। और जीभ के ऊपर छोटे 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 अंकुर होते हैं, जिसे हम स्वाद कलियों कहते हैं। तो वही कहा गया, स्वाद कलियों पाई जाती है कहाँ? अग्नाशय की दीवारों की ऊपरी सतह पर। यह तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद जीभ के ऊपरी सतह पर सही है, अग्र चर्वनक होना चाहिए, ग्रासननी के भीतरी दीवार पर। ये सब कुछ नहीं होगा, जीभ के ऊपरी सतह पर होता है। जीभ का जो ऊपर वाला सतह होता है ना, वही होता है स्वाद कलियां। यही स्वाद कलियों कभी कभी गर्म चाय पीने के कारण से जल जाता है ना हल्का, तो 1-2 दिन तक स्वाद एक गड़बड़ा जाता है भोजन का। अब आगे देखिए, आगे है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, अमाशय। अमाशय इस तरह से ग्रास नली से भोजन आते हैं अमाशय में। ग्रास नली से भोजन किस में आते हैं? अमाशय में। और पहला जो भाग होता है वह कहलाता है कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। तो पहला को ही हम लोग अग्र भाग कहते हैं। अग्र का मतलब अगला भाग, अगला भाग को कहते हैं कार्डियक। अब आगे देखिए, आगे है कि आहार नाल की कौन सी रचना अपशेषी अंग है? अपशेषी अंग का मतलब होता है बेकार का अंग। यदि शरीर में चर्चा करें तो शायद पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, नाखून सब बेकार अंग नहीं है, यह कहीं न कहीं उपयोग होता है, लेकिन बेकार अंग के रूप में है अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स। यदि अपेंडिक्स के बारे में चर्चा करें तो यह बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ जहां पर होता है ना, वहीं पर ही पाया जाता है। एक ऐसे ही बेकार का नली, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, यदि कभी कभी इसमें जख्म हो गया, कभी कभी आप लोग यह सुनिएगा कि किसी किसी व्यक्ति में इतना अपेंडिक्स में जख्म हो जाता है कि उसको फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, अपेंडिक्स एक अपशेषी अंग के रूप में, यानी कि बेकार अंग के रूप में है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है पेड़ पौधों में, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुख्य रूप से निर्माण करता है, या मुख्य रूप से निर्माण होता है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी, जिसमें होता है सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पेरोटिड एक होता है। तो मनुष्य के मुख गुहा में यदि पूछा जाए कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, तो 3 जोड़ी। यही लार ग्रंथि लार का निर्माण करता है। अब आगे देखिए, गर्हनी भाग है, पता है गर्हनी भाग है छोटी आंत का। किसका भाग है? छोटी आंत का। किधर है जी? सी नंबर में है। गर्हनी यदि कोई पूछे कि किसका भाग है, तो कहिएगा छोटी आंत का। बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करे वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और यदि वीडियो बनाने में कहीं किसी प्रकार का चूक हो जाए तो उसके बारे में बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम उस गलती को सुधार सके। और मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।